नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। देखिए मित्रों, आ चुकी हैं 11 नवंबर और 11 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार क्लास को जो है सभी शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के अंदर लगभग 100 व्यूज़ का टारगेट मैं आप सबको दे रहा हूँ, जो कि आपको पूरा करवाना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में श्री पुष्कर पशु मेला 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा। अभी जो है हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत पशु पुष्कर मेला जो है वो आयोजित होने वाला है अजमेर के अंतर्गत। कहाँ पर होगा ये? अजमेर के अंतर्गत जो है ये आयोजन होने वाला है। तो कब से शुरुआत होने वाली है इसकी? तो याद रखना, इसकी शुरुआत होने वाली है 14 नवंबर से। 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि चलेगा लगभग कितने 17 या 19 नवंबर तक लगभग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 14 नवंबर। चलिए फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध श्री पुष्कर पशु मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों की पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मतलब यहाँ से 19 नहीं, यहाँ पे कितने 27 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए दुग्ध प्रतियोगिता की श्रेणी में इसमें जो है गिर नस्ल, संकर, हॉलिस्ट्रीन और जर्सी गाय की प्रतियोगिता भी इसमें शामिल की गई है। उसके अलावा पशु नस्ल प्रतियोगिता की श्रेणी में गिर नस्ल जिसमें दुधारू गाय, शुष्क गाय, सांड बछड़ा एवं बछड़ी, संकर, हॉलिस्ट्रीन दुधारू गाय, शुष्क गाय, हौजर बछड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। फिर भैंस वंश की भी जो है कुछ प्रतियोगिता इसमें होगी। उसके अलावा जो है अश्ववंश है जिसमें भी होगा, नागौरी बैल वगैरह कह सकते हैं। अब इस सब में जो है प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है 14 नवंबर को झंडा चौकी और 16 नवंबर से सभी प्रवेश स्थल पर चौकियों की स्थापना की जाएगी। उसके अलावा मेले का जो है विधिवत उद्घाटन 18 नवंबर को किया जाएगा। कब? 18 नवंबर को विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले सारी तैयारियां वगैरह जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। इस दिन से सफ़ेद सिट्टी और पशु रवाना की शुरुआत भी की जाएगी। उसके अलावा 19 नवंबर को गिर एवं संकर नस्ल की पशु प्रदर्शनी शुरू कर ली जाएगी। उसके अलावा इसी दिन से पशुओं से जुड़ी प्रतियोगिता भी शुरू कर ली जाएगी। कब? 19 नवंबर से जो है पशुओं से जुड़ी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। 22 नवंबर को सर्वश्रेष्ठ गिर पशु, सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु एवं सर्वश्रेष्ठ मेला का पशु का आयोजन भी चयन भी किया जाएगा। उसके अलावा 27 नवंबर तक मेला मैदान में आयोजित समारोह में पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। कब? 27 नवंबर को। ठीक है, तो मतलब टोटल ये चलने वाला है कब से? 14 से लेकर 27 नवंबर, यानी 14 से लेकर 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर देखिए फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में निक यानी कि NAAC जो होता है ना वो, ठीक है, उसके द्वारा A ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो वह बना है कौन सा? वर्धमान खुला महाविद्यालय कोटा के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान में निक A ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। हाल ही में इसे ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद नेक की ओर से A ग्रेड प्रदान किया गया है। VMOU राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसे नेक की ओर से A ग्रेड प्राप्त हुआ है। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि बीते 1.5 माह में 2 बार नेक की टीम ने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कोटा के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसके फैक्ट देखते क्या है। राजस्थान में खुलेगा दूसरा पासपोर्ट कार्यालय, राजस्थान में खुलेगा दूसरा पासपोर्ट कार्यालय। कोटा में 29 सितंबर 2023 को राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय शुरू कर लिया गया है। इसके कोटा संभाग समेत आसपास के 15 जिलों के लोग जो है पासपोर्ट बनाने के लिए जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। अब इनको जो है पासपोर्ट यहीं बन जाएंगे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ 29 सितंबर 2023 को विदेश मंत्री श्री V मुरलीधरन ने किया है। कब? 29 सितंबर को किया गया इसकी शुरुआत। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए अभी जैसे इंडिया चर्च एग्जाम होता है उसी प्रकार से राजस्थान चर्च एग्जाम भी होगा। तो इसमें जो है स्नातकोत्तर और स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा जो है उनको प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने की मंजूरी मिली है? तो वो मिली है 2000 रुपये, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रदेश में होगा राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के तर्ज पर राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11 और 12 में प्रति माह 1250 रुपये की राशि छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके अलावा साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रति माह विद्यार्थियों के लिए जो है प्रति माह 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 10वीं में
पहली बार प्रविष्ट हो रहे विद्यार्थी जो है इसके पात्र भी होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो रीजनरेट सिस्टम जो है वो विकसित किया है? तो वह क्या है? पंजीयन एवं मुद्रांकन विभाग के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार ने तैयार किया ऑटो रीजनरेट सिस्टम। पंजीयन विभाग ने दस्तावेज के हस्तांतरीकरण के लिए ऑटो रीजनरेशन सिस्टम विकसित किया है। इसके अलावा नई व्यवस्था में मुख्यतः 4 प्रकार के दस्तावेज यथा विक्रय पात्र, दान पात्र, लीज डीड और किराएनामा के पंजीयन के लिए ऑटो रीजनरेट सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है। घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए ई पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑटो रीजनरेट सिस्टम की नई व्यवस्था प्रारंभ कर ली गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है इनको बीकानेर, पहले अनूपगढ़ में थी, अब यहाँ से इनको बीकानेर में शिफ्ट कर लिया गया, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। अब खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को अनूपगढ़ से हटाकर बीकानेर जिले में शामिल कर लिया गया है। नए सिरे से सीमांकन के बाद में खाजूवाला और छत्तरगढ़ बीकानेर में शामिल कर लिए गए। बीकानेर में अब जो है 7 उपखंड हो गए और 9 तहसील हो गई हैं। बीकानेर जिले में 7 उपखंड, जिसमें बीकानेर, लूणकरणसर, नौका, पुंगल, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, छत्तरगढ़ और खजूवाला, ये 7 उपखंड हो गए। इसके अलावा 9 तहसील हो गई, जिसमें बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, पुंगल, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, हदा, छत्तरगढ़ और खजूवाला, ये 9 जो है तहसील हो गई। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिको-निको यूनिट कहाँ तैयार की गई है? तो ये की गई है कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के अंतर्गत, यानी यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में। राज्य में सबसे बड़ी 250 बेड की क्षमता की पिको-निको तैयार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल अजमेर में राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिको-निको यूनिट बनकर तैयार हो गई है। नवजात शिशु और बीमार बच्चों को इस यूनिट के बनने से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। JLN की क्षमता शिशु यूनिट में 500 बेड हो जाएगी। यह राजस्थान की पहली ऐसी यूनिट है जो पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई। ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज हर यूनिट के उपकरण लगाए गए हैं। 6 मंजिल पीडियाट्रिक ब्लॉक में 244 ऑटोमेटेड बेड भी जो है मरीजों के लिए यहाँ उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य में किस विभाग द्वारा जूनेटिक संक्रमण बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में। राज्य में जूनेटिक डिजीज कंट्रोल के लिए 1 हेल्थ एक्शन प्लान होगा। जूनेटिक संक्रमण वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे लेकर ACS हेल्थ सुब्रा सिंह ने 13 अक्टूबर 2023 को जयपुर में मल्टी सेक्टोरल कंसल्टेशन की शुरुआत की है। प्रदेशवासियों को पशुओं से होने वाली जूनेटिक संक्रमण से बचने के लिए स्टेट 1 एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके तहत जूनेटिक बीमारियों का नियंत्रण एवं रोकथाम भी इसमें की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये था फैक्ट। इसके बारे में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस गांव में 7 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सिलवा मूलावास बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 5 बीघा में बन रहे संत पद्माराम कुलरिया स्मारक में होगी डिजिटल लाइब्रेरी। सिलवा मूलावास बीकानेर में एक नया टूरिस्ट पॉइंट तैयार हो रहा है। इस टूरिस्ट पॉइंट के पास जाते ही हमें स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस का एहसास होगा। पद्म पैलेस परिसर के 5 बीघा क्षेत्र में एक ऐसा स्मारक तैयार हो रहा है जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, म्यूजियम और तरह तरह के फूलों से तैयार कैफेटेरिया हो गया। इस स्मारक में आने वाले लोगों के लिए अतिथि कक्ष भी होगा। इसके अलावा संत पद्माराम और गाय की प्रतिमा भी इसमें होगी। 15 फीट ऊंचे इस स्मारक को बनने में 7 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके निर्माण पर जोधपुर के पिंक स्टोन का उपयोग कर इसमें जो है पिंक स्टोन लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, जमीन से 55 फीट ऊंचा बनने के लिए इसमें करीब 27,000 टोली मिट्टी डाली गई है। इसको मजबूती प्रदान करने के लिए 150 टन से भी अधिक लोहे का उपयोग किया गया है। नोखा में विश्व स्तरीय डिज़ाइन के इस स्मारक के बनने पर इसके अनूठे निर्माण व इसकी विशेषताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आएंगे। इसके भूतल में कन्याकुमारी में स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम की तर्ज पर प्रार्थना कक्ष बनाया जा रहा है। स्मारक की डिज़ाइन पद्म ग्रुप एवं आर्किटेक्ट संजय पुरी के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की किस सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी? स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी?
तो ये की जाएगी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान के जयपुर सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस लैब से SMS हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से इसमें बेहतर इलाज मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में लैब स्थापना संबंधित जो है घोषणा की थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होगी जिसे तत्काल मेडिकल केयर देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस स्थिति में मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं जो है ब्रेन सेल मर जाती है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में हर साल 2016 से जो है हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन जो है आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दीपावली के पंच त्योहारों धनतेरस के साथ भी मेल खाता है। 2023 के अंतर्गत आयुर्वेद 10 नवंबर 2023 को मनाया गया है। ठीक है, आयुर्वेद दिवस 2023 की जो मुख्य विषय है वो क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें देख लो, आप हैं यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी से इसको स्किप कर लेता हूँ, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ लेना आराम से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाए गए हैं कब? ये मनाए गए हैं अभी हालांकि 9 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देख लीजिएगा, हर साल 9 नवंबर को भारत सेवा कानूनी प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अपनाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाता है, जिसे आपराधिक तौर पर 1995 में उसी तारीख को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तब से कानूनी सेवा दिवस भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार मनाया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के बीच में कानून की जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए क्लिप इसके अलावा देख लो आप सारी चीज़ ये है। ठीक है, क्लास कंप्लीट होगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में चलेगा, उन्हें नहीं रोकूंगा। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।